नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दी सौगात। 2100 करोड़ की लागत की 27 परियोजना का किया शिलान्यास और लोकार्पण। अमूल में कार्यक्रम में बोले गाय हमारे लिए पूजनीय है, तो वहीं 20 लाख परिवारों को सौंपे घरौनी प्रमाण पत्र। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी ने किया नमन। किसानों, कृषि उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों को किया सम्मानित। कहा चौधरी साहिब की कर्मभूमि पर हमने चीनी मिल की मांग को किया पूरा। प्रियंका गांधी ने अयोध्या में जमीन घोटाले के लगाए आरोप। कहा राम मंदिर के निर्माण के लिए नेताओं ने किए घोटाले। दलितों की जमीनें हड़पने का भी लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जांच की मांग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साधा निशाना। कहा घबराई हुई है भाजपा इस बार। 300 सीटें जीतने का दावा करने वाले मंत्रियों को थोक में नहीं बुलाते। कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर किया सरकार बनाने का दावा। लखीमपुर हिंसा मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। बीएसएफ के पूर्व जवान ने दायर की याचिका। राज्य मंत्री टेनी और डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की घटना में संलिप्तता की जांच की उठाई मांग। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को एक बार फिर से सौगात दी है। उन्होंने यहां 2100 करोड़ रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने पिंजरा विधानसभा के करखियाव में भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जैसे हम गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रामनगर के दूध प्लांट को चलाने के लिए बायोगैस आधारित पावर प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी के लाखों लोगों को अपने घर के कानूनी दस्तावेज भी सौंपे गए हैं। आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में आज यहां बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। साथियों, अब मैदान छोटा। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। प्रदेश में चुनाव 14 मार्च से पहले होने हैं, क्योंकि विधानसभा के गठन की तारीख 14 मार्च 2022 है। इससे पहले चुनाव होने हैं, तो इससे पहले ही पार्टियों को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। फिर इसके बाद पूरे प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों में खलबलाहट भी शुरू हो रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 14 वर्ष के वनवास के बाद जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी, अब 2022 के चुनावों में उसको दूसरी पार्टियों से कितनी टक्कर मिलती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उनके तमाम
रथ यात्रा में, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को और गति देनी शुरू कर दी है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करके ये संदेश देने की कोशिश की कि छोटे और क्षेत्रीय दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी भी इस वर्ष भी चुनाव में आएगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण को जान मिलती और हवा मिलती तो तब नजर आई जब 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के घर गए और तमाम कयासों के बीच गठबंधन की एक नई मिसाल यहाँ पे शुरू की और ये संदेश देने की कोशिश की कि 5 वर्षों में जिस तरीके से चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश यादव की जो एक तीखी नोकझोंक के साथ एक नई पार्टी की बिसात बनी, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, उसके साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव ने विपक्षी खेमे में एक बार फिर से खलबली मचा देने की कोशिश की है। और इसी का एक नज़ारा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के पास है उसको समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल बस या वो बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस कितना तोड़ पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे चुनावी चर्चा पर A1 टीवी की तरफ से एक चुनावी पैकेज है, जरा इस पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के होने हैं चुनाव। 404 सीटों पर चुने जाएंगे विधानसभा सदस्य। एक मेंबर भारतीय अंग्रेजी सदस्य के रूप में चुना जाता है। बहुमत के लिए जरूरी है 202 विधानसभा सदस्य। अभी जादुई आंकड़ा है योगी सरकार के पास। सरकार का कार्यकाल 14 मार्च 2022 को होगा खत्म। इस बार बड़े दलों की नैया पार लगाएंगे छोटे दल। चुनाव की तैयारियों में जुटा है निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव परिणाम काफी दिलचस्प रहे थे और चुनाव में जीत का जादुई आंकड़ा योगी सरकार ने हासिल किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया और चुनाव में एक बड़ी सफलता हासिल की। इस चुनाव में भाजपा ने अकेले दम पर 312 सीटें हासिल की, जबकि अपना दिल यानी सोनेलाल को 9 सीट और दूसरी सहयोगी पार्टी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी को 4 सीटें मिली। ऐसे में भाजपा गठबंधन को 325 सीटों पर जीत हासिल हुई। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। जबकि इस चुनाव में अखिलेश यादव के काम बोलता है नारे को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। हालांकि इस गठबंधन का कोई खास फायदा नहीं मिला, बल्कि समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 54 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। चुनाव में सपा को 47 सीट और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 19 सीटों पर बसपा जीती थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़े राजनीतिक दलों में गठबंधन हुआ, तो वहीं भाजपा ने इस चुनाव में छोटे जाति आधारित दलों से गठबंधन करके बड़ा फायदा उठाया, जिसके चलते इस बार भी भाजपा का अपना दल और निषाद पार्टी जैसे सहयोगी दलों के साथ गठबंधन जारी रहेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे दल ये समझ गए हैं कि बड़े राजनीतिक दलों से गठबंधन करके कोई खास फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए सपा जहां महान दल जनवादी पार्टी रालोद से गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो वहीं बसपा ने चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला किया है, जबकि कांग्रेस को अभी भी छोटे दलों से गठबंधन का इंतजार है। तो वहीं 2017 में भाजपा की सहयोगी दल के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने गठबंधन करके 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा के चलते ओम प्रकाश राजभर बाद में अलग हुए। वहीं उन्होंने इस बार भाजपा को हराने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें 8 छोटे दल शामिल हैं। तो वहीं इस मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल है। देखिए, पार्टी 6 क्षेत्रों में 6 जन विश्वास यात्राएं निकाल रही है कि जनता का विश्वास हमारे साथ है। इसका भारी भीड़ से उत्साहवर्धन मिल रहा है और आगामी चुनाव तो पार्टी के 4.5 साल के कार्यकाल पर ही लड़ा जा रहा है। विकास की जो यात्रा योगी जी के नेतृत्व में बह रही है, चुनाव का मुख्य आधार है। उसी आधार पर हम चुनाव लड़ने जनता के बीच में हैं
जो योजनाएं सरकार ने चलाई और जनता के द्वार पहुंची हैं सरकारी योजनाएं, उन्हें नया वोट बैंक खड़ा किया लाभार्थी। उस लाभार्थी के आशीर्वाद के सहारे जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में और 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः 300 से ज्यादा सीटें जीतकर हम विजयी होने वाले हैं। पर लगातार जिस तरीके से विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमला कर रहा है, चाहे रोजगार की बात हो, किसानों का मुद्दा हो, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है कि जो सत्ता में रहे सरकार उस पर हमला करना चाहिए, पर विपक्ष ने बहुत सारी चीजें जो हमले के लिए उठाई हैं उस पर उसे मुंह के खाने पड़ रही, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे गन्ना किसानों के भुगतान का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो। ये सब ऐसे विषय हैं जो विपक्ष ने बिना पढ़े, बिना जाने, बिना सरकार की उपलब्धियों के देखे केवल जनता को भ्रमित करने के लिए उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 वर्षों से अधिक से कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है और इसी सत्ता की चाहत में कांग्रेस पार्टी ने 2017 में राहुल गांधी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके जनता के बीच एक नया मैसेज देने की कोशिश की कि अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी नए रूप में अब नजर आएंगे। लेकिन 2017 में गठबंधन के बावजूद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी धड़ाम होती नजर आई, उसको देखते हुए 2022 चुनावों से ठीक एक साल पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव में जाने का एक संदेश जनता के बीच में दिया और 40% से अधिक जो सीट है वो महिला वोट बैंक को डालने की कोशिश की और ये संदेश दिया गया कि हमारी सरकार आते ही महिलाओं के लिए सबसे अधिक काम होगा। और इसका एक बानगी देने की कोशिश ये की गई कि कांग्रेस इस बार 403 विधानसभा में 40% की जो भागीदारी है वो महिलाओं को देगी। इसका सीधा सीधा प्रमाण था कि महिलाओं के वोट बैंक पर सेंधमारी कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन के बावजूद जिस तरीके से 2017 में और 2019 के लोकसभा चुनावों में पराजय का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, 2022 के चुनावों में प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस जरूर कुछ एक्टिव मोड पर नजर तो आती है, लेकिन कुछ खास जो छोड़ने हैं वो शायद उसका एक संदेश जनता के बीच में देती नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, विरोधी पार्टियों में ये खलबली जरूर है कि कांग्रेस पार्टी भले ही बड़ी जीत दर्ज ना कर सके, लेकिन उनके वोट बैंक में सेंधमारी जरूर कर सकती है। और कई पार्टियां ऐसी होंगी जिनके जीत और हार का जो अंतराल है वो कांग्रेस पार्टी ही पूरा करती नजर आएगी। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो मायावती पिछले 5 साल से जिस तरीके से सरेंडर मोड पर हैं और भारतीय जनता पार्टी की गाहे बगाहे जिस तरीके से तारीफ करती नजर आ रही थी, ऐसा लगता नहीं है कि वो कहीं भी 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियों को कहीं से भी किसी भी तरीके का एक सामने से लड़ाई करती दिख रही है। लेकिन 2022 के नजदीक आते आते जिस तरीके से अपने कटाक्षों के बाढ़ छोड़ती मायावती फिर से भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियों पर नजर आ रही हैं, ये लग रहा है कि 2022 के चुनावों में भी उन्होंने फिर से अपनी सरकार बनाने की एक नई दिशा और दशा तय कर ली है। 2017 के उत्तर प्रदेश में चुनाव में जहां मुद्दे अलग थे, वहीं अखिलेश यादव की सरकार के विकास के दावों को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया था। इस बार बीजेपी की सरकार ने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग मुद्दों को उठाकर चुनाव में जीत दर्ज करने की रणनीति बनाई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपनी पूर्ववर्ती सरकार में किए गए विकास कार्यों और भाजपा से किसानों की नाराजगी, कानून व्यवस्था की खामियों को प्रमुख मुद्दा बना रही है। जबकि इस बार बहुजन समाज पार्टी अपने खाते में हुए जनाधार को बचाने के लिए मैदान में उतरेगी, तो वहीं कांग्रेसी डूबती नैया को पार लगाने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। कांग्रेस लखीमपुर खीरी जैसे मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं इस चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे के जरिए भी अपनी जमीन को दोबारा कांग्रेस तैयार करने में जुटी है। बहुमत से समाजवादी सरकार बनाई, माननीय नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी पर विश्वास जताया और उस विश्वास को मद्देनजर रखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लिए, हर समुदाय के लिए काम करके दिखाया। उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पे ले गए। 2017 में जब दोबारा विधानसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी लुभावने वादे और झूठे वादे लेके जनता के बीच जाती है।
जनता फिर अपना विश्वास जताते हुए उन्हें बहुमत से लेके आती है। और आज तक 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अभी तक घोषणा पत्र में मेंशन किए हुए वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। अब जब बताने को जनता के बीच में कोई काम नहीं है, तो अब हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान के बीच में सुई अटकी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता मौका देती भी है और मौका छीनती भी है। चुनाव हो रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना निश्चित है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जितना 2007 में हम लोग सीटें लाए थे, अब की बार उससे कहीं ज़्यादा सीटें हम लोग लेकर के आएंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो समाजवादी पार्टी में जितना हाहाकार मचाया था, गुंडागर्दी, माफियागिर्दी, तरह तरह की चीज़ें थी, तो इस सरकार में भी उससे आगे बढ़ करके कर रहे हैं और यहाँ पर हर व्यक्ति परेशान है। पिछले 4.5 साल से अधिक के समय में यदि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो कोई मुख्य विपक्ष की भूमिका में अगर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी रही है। चूंकि वो चाहे तो दलितों पर अत्याचार की बात हो, या महिलाओं पर अत्याचार, या उनके अधिकारों का हनन हो, या फिर किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, हर मुद्दे पर प्रियंका गांधी जी ने बढ़ चढ़ कर संघर्ष किया है, सड़कों पर रही है। चाहे कोरोना काल के समय प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की बात हो या ऑक्सीजन की बात हो, हर मुद्दे पर प्रियंका गांधी जी ने सरकार को घेरा है और संघर्ष किया है। तो चूंकि प्रियंका गांधी जी ने अभी महिलाओं को, क्योंकि वो इस समय पर इतने क्लोज से महिलाओं से मिली हैं उत्तर प्रदेश के और उनकी समस्याओं को समझा है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए पूरा जो है राजनीति में एक अवसर खोल दिया है। देखिए, सच ये है कि 2022 के चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ हो गया है, जिसका ऐलान माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कर दिया है। क्योंकि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की आवाम जो बड़े तबके में है, उन सब की यही मांग थी कि सभी समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पे आए, एक साथ चुनाव लड़े और इस जुल्मी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। तो इन सब चीजों को लेते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ हो गया है और हम लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी जो 2022 की चुनाव लड़ने जा रही है इस जुल्मी सत्ता के खिलाफ। इस बीच इस बार के चुनाव को लेकर कैसा है जनता का मूड, A1 टीवी ने जनता से बात कर जानी उनकी राय। यादव की सरकार बनेगी अब की बार। अखिलेश यादव की। हमारा नाम है महेंद्र यादव, अब की बार अखिलेश यादव की सरकार बन रही उत्तर प्रदेश। आपको क्या लगता है? सर मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन दो पार्टी में मन लग रहा है मेरा। मतलब कैसे? मतलब जैसे बसपा की भी लग रही है मुझे उसमें। बसपा की कैसे लग रही है उम्मीद आपको? बसपा की मतलब प्रचार की वजह से भी लग रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है और अभी तकले इतिहास में 70 साल के बाद कोई अगर प्रदेश में हिंदुत्व की कोई सरकार आई है तो भारतीय जनता पार्टी आई है। 6 बसें आई हमारी बनारस की ये विशाल रैली में, उसी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे व्यापार मंडल से। व्यापार मंडल के लिए हम लोग आए हैं कि उनको भी जो है सरकार ध्यान दे। जो जमीनी मुद्दे हैं उसको लेकर लग रहा है कि सरकार वापसी करेगी। वो तो करना चाहिए, अब उनके ऊपर है। भैया लाभ का मिला, अब यही इतना बन जाए और जल्दी किस्त कल परसों में आ जाए, जल्दी बनाए लागे, बस यही लाभ है। अच्छा, इस योजना के बारे में कैसे पता लगा आपको? भैया पता का प्रधान लोग सब करें। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस को छोड़कर भाजपा, सपा और बसपा के मुख्यमंत्री पद के लिए नाम जग जाहिर है। भाजपा फिर से योगी आदित्यनाथ के नाम पर दोबारा चुनाव में उतरेगी, तो वहीं सपा का सीएम चेहरा अखिलेश यादव होंगे। लेकिन इस बार के जादुई आंकड़े को जीतने की मोहर किसके नाम लगेगी, ये तो 2022 के नतीजे ही तय करेंगे।
अगर बात करें पिछले 15 वर्षों की, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई इबादत लिखते हुए प्रचंड बहुमत के साथ 300 पार की सरकार बनाई और 312 सीटों के साथ सरकार बनाने के अलावा 13 सीट अपनी दूसरी जो गठबंधन वाली पार्टियां थे, कुल मिलाकर 403 विधानसभा सीटों में 325 सीटों पर एनडीए की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद शुरू हुआ जाति समीकरण का एक नया मुद्दा। चूंकि पहले एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव, ये जो 2 वोट बैंक थे, ये समाजवादी पार्टी के साथ अक्सर जुड़ते हुए नजर आते थे। और वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो जो SC ST OBC वोटर, SC ST वोटर थे, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाते थे। हाँ, जो जनरल कैटेगरी थी वो जरूर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती तो नजर आती थी, लेकिन जब उसे ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल है, तो बहुत से ऐसे वोटर होते थे जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के ही प्रत्याशियों में अपनी नई आस ढूंढने की कोशिश करते थे। लेकिन 2014 के बाद से समीकरण बदला। भारत में एनडीए की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में भी 2017 का जब चुनाव हुआ तो उसमें यह देखा गया कि जाति समीकरण पर जो वोट बैंक थी उस पर सीधे सीधे सेंध मारी भारतीय जनता पार्टी ने। और न सिर्फ सेंध मारी बल्कि यह भी दिखाने और दर्शाने की कोशिश की गई कि अब जो सेंध मारी का सिलसिला था वोट बैंकों में, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, सभी पर यह पकड़ बनाकर यह दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने कि अब हिंदुत्व के एजेंडे पर ही वो चुनाव लड़ेगी। और हिंदुत्व का एजेंडा वो होगा कि जहां पे जाति समीकरण की बात बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जब 2 कैटेगरी में देश को बांटा गया तो हिंदुत्व का जो एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी नींव रखी, वो थी अयोध्या के राम मंदिर मुद्दे पर। और ऐसा मुद्दा जिस पर वर्षों से एक आस्था थी और यह था कि राम मंदिर अयोध्या में कैसे बने। और अयोध्या की में नींव पड़ने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के अपने संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कॉरिडोर को एक नई उद्घाटन के साथ साथ एक नई शिला प्रदान की, उससे भारतीयों में भी एक नया उत्साह जरूर जागा कि न सिर्फ मंदिर बल्कि कुंभ, जो कि एक आस्था का बहुत बड़ा महाकुंभ भी होता है भारतीयों के लिए, उस पर सीधी सीधे सेंधमारी करके जाति समीकरण को काफी हद तक हटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। लेकिन 2022 का चुनाव कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि विकास की अगर बात करें तो 2012 से 17 तक जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे या तो पुलिस या फिर पुलिसिंग के लिए जिस तरीके से काम किया है, उसको देखते हुए ये एक नई बिसात जरूर बिछाई जाएगी कि इस बार चुनाव मजहब जाति पर नहीं होगा, बल्कि इस बार चुनाव होगा शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दे पर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत काम किया है। लेकिन जनता की नजर में असल काम किसने किया है यह तो वक्त बताएगा। 2022 के चुनाव में जब 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, जीत किसकी होगी, परचम किसका लहराएगा? क्या 2012 से 17 समाजवादी पार्टी या फिर इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके से सरकारें बनती थी उन्हीं की सरकार फिर से दोबारा लौटेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से इतिहास को दोहराएगी और 2017 की ही तर्ज पर 2022 का भी चुनाव वो फिर से अपने पक्ष में करेगी और दिखाएगी कि हिंदुत्व का एजेंडा, विकास की नई परिभाषा भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से लोगों ने पिछले 5 वर्षों से विश्वास किया है, उस विश्वास पर ही वो कायम है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, A1 TV न्यूज। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।